हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट गिविंग रीजन whether the current ratio will improve or decline or will have no effect in each of the following transactions if current ratio is 2:1। यहाँ इस क्वेश्चन में करंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है और यहाँ इतने सारे ट्रांजैक्शंस दिए हैं और हर ट्रांजैक्शंस के लिए हमें बताना है कि ये करंट रेशियो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, और ये भी और इसका रीज़न भी हमें बताना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन वन बाय वन। So solution 15 point A, कैश पेड टू ट्रेड पेएबल्स और करंट रेशो दिया हुआ है 2:1। हमें मालूम है करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जो क्वेश्चन में 2:1 दिया है। अब पॉइंट ए में लिखा है कैश पेड टू ट्रेड पेएबल्स। अब यहाँ कोई अमाउंट नहीं दिया है कि हमने ट्रेड पेएबल्स को कितना कैश पे किया है, और हमें बताना है कि ये रेशियो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो इसके लिए हम एक इमेजिनरी फिगर ले लेंगे। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू ये 2:1 को हम एज्यूम करते हैं कि वो 2 लाख और 1 लाख है, मतलब करंट एसेट्स 2 लाख है और करंट लायबिलिटीज़ 1 लाख है। अब इसमें कह रहा है कि कैश पेड टू ट्रेड पेएबल्स। अब यहाँ पर फिर इसी को बेस लेते हुए अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए ट्रेड पेएबल्स जो है, ट्रेड पेएबल्स अज्यूम कर रहे हैं कि वो ₹50,000 है, तो हम कैश में से भी 50,000 लेस कर देंगे और ट्रेड पेएबल्स में भी 50,000 लेस कर देंगे, क्योंकि जब ट्रेड पेएबल्स को पेमेंट करेंगे तो करंट एसेट्स भी कम हो जाएगा और करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। अब ये जो फिगर है ये चेंज हो गया, 1,50,000 न्यूमरेटर में आ गया और 50,000 डिनोमिनेटर में आ गया, तो आंसर आ गया यहाँ 3:1। तो एज ए रिजल्ट आंसर है इंक्रीज, और रीज़न है बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज हैव डिक्रीज्ड by same amount. Now let us see point B, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। और हमें पता है कि करंट रेशियो 2:1 है, मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डबल है। बिल्स पेबल डिस्चार्ज में भी सेम रीज़न रहेगा कि बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ हैव डिक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट, और क्योंकि न्यूमरेटर में भी वही अमाउंट लेस हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी वही अमाउंट लेस हो रहा है, और रेशियो जो है वो 2/1 है, इसलिए न्यूमरेटर कम कम हो रहा है और डिनोमिनेटर ज़्यादा कम हो रहा है। सो इसके कारण न्यूमरेटर का जो इफ़ेक्ट है वो कम है, सो आंसर विल इंक्रीज। सेम रीज़न है, यहाँ भी इमेजिन कर लेते हैं कि 2 लाख रुपीज़ का करंट एसेट्स है और 1 लाख रुपीज़ का करंट लायबिलिटी है, और इसमें से हम 50,000 रुपीज़ का ट्रेड पेएबल डिस्चार्ज कर रहे हैं। सो रिजल्ट विल बी 3/1। सो यहाँ भी आंसर क्या आ गया, इंक्रीज, और रीज़न सेम है। पॉइंट सी, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, जबकि करंट रेशियो 2:1 है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का डबल है, और जब बिल्स रिसीवेबल को एंडोर्स कर दिया गया है क्रेडिटर को, मतलब सेम अमाउंट एसेट से भी डिक्रीज़ हो रहा है और सेम अमाउंट करंट लायबिलिटी से भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये सेम इफेक्ट है। ए, बी और सी का सेम आंसर है, सेम एक्सप्लेनेशन भी है। मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ का करंट एसेट्स था, 1 लाख रुपीज़ का करंट लायबिलिटी था, जो कि 2:1 में है, और अगर हम कोई अदर देन 50,000 भी अगर लेते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का बिल हमने एंडोर्स कर दिया, सो करंट एसेट्स में से 10,000 डिक्रीज़ हो गया
और ये क्रेडिटर्स भी डिक्रीज़ हो गया। तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पर 1,90,000 न्यूमरेटर में और 90,000 डिनोमिनेटर में। देखिए न्यूमरेटर का अमाउंट कम है और डिनोमिनेटर का अमाउंट ज़्यादा है, और दोनों में से एक ही अमाउंट, सेम अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो रेशियो जो है वो बढ़ेगा। ये रेशियो आ गया 2.11/1, मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है। और रीज़न सेम है, रीज़न है both current assets and current liabilities have decreased by same amount. पॉइंट डी, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड डिविडेंड जो रहता है वो करंट लाइबिलिटी होता है। करंट लाइबिलिटी को हमने पे कर दिया, मतलब सेम अमाउंट कैश में से डिक्रीज़ होगा और सेम अमाउंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ में से भी डिक्रीज़ होगा। और रेशियो जो है वो 2:1 है, मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख है करंट रेशियो, और इसमें से सेम अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है। मान लीजिए वो अमाउंट 25,000 है डिक्लेयर्ड डिविडेंड का, सो यहाँ आंसर आ गया 1,75,000। ये एक इमेजिनरी फिगर है ये पूरा, और नीचे आ जाएगा 75,000। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो रेशियो आता है 2.33:1, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऐसा रेशियो है जिसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है और न्यूमरेटर कम है, और ऐसे में सेम अमाउंट न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से डिक्रीज़ हो रहा है, तो रेशियो जो है वो बढ़ता है। रीज़न सेम है जो ABC में था। Both current assets and current liabilities have decreased by the same amount. Now point E, purchase of stock in trade on credit, और करंट रेशियो सेम है 2:1 है। स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट का मतलब है कि करंट एसेट जिस अमाउंट से इंक्रीज होगा स्टॉक का, और उसी अमाउंट से करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर भी इंक्रीज होगा। सो अगर हम सेम कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ें कि करंट एसेट हमारा 2 लाख है और करंट लाइबिलिटी 1 लाख है, ऐसा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रेशियो 2:1 है। ये 20/10 भी हो सकता है, ये 40/20 भी हो सकता है, ये 2 लाख/1 लाख भी हो सकता है। अब इसमें हम एक इमेजिनरी स्टॉक खरीद लेते हैं उधार में। अगर हम लेट अस से 20,000 रुपीज़ का स्टॉक खरीदे तो करंट एसेट्स बढ़ गया, लेकिन क्योंकि ये उधार में ख़रीदा गया है इसलिए करंट लाइबिलिटी भी 20,000 रुपीज़ से बढ़ गया। सो न्यूमरेटर में आ गया 2,20,000 और डिनोमिनेटर में आ गया 1,20,000। तो यहाँ आ गया 1.83:1, मतलब ये डिक्रीज़ हो रहा है। सो एक ऐसा रेशियो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, और उसमें कोई सेम अमाउंट ऐड किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो रेशियो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। रीज़न both current asset and current liabilities have increased by same amount. Point F, bills receivable endorsed to a creditor dishonored, और हमें पता है कि करंट रेशियो 2:1 है, मतलब न्यूमरेटर यहाँ डबल है डिनोमिनेटर से, और सेम अमाउंट करंट एसेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है और वही अमाउंट करंट लाइबिलिटीज़ में भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गए हैं। बिल्स रिसीवेबल जो हमने क्रेडिटर को दिए थे वो डिसऑनर हो गए हैं, तो अब क्रेडिटर्स फिर से बढ़ जाएंगे क्योंकि उनको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, लेकिन डेटर्स भी फिर से बढ़ जाएंगे क्योंकि उनके द्वारा दिया गया बिल रिसीवेबल जो है डिसऑनर हो गया। सो क्योंकि ये रेशियो 2:1 है, हम इसे अज्यूम कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक नया फिगर ले लेते हैं, 4 लाख ले लेते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख है, ये 2:1 में ही है। अब इसमें जो क्रेडिटर को हमने बिल्स रिसीवेबल लेट अस से 50,000 रुपीज़ का बिल्स रिसीवेबल हमने दिया था वो वापस जुड़ जाएगा,
डेटर्स बढ़ गए न्यूमरेटर में और क्रेडिटर्स में, और करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स बढ़ गए। सो ये हो गया 4,50,000 न्यूमरेटर में एंड 2,50,000 डिनोमिनेटर में। एज ए रिजल्ट यहाँ देखिए सेम अमाउंट हैज़ इंक्रीज्ड बोथ इन करंट एसेट एंड इन करंट लाइबिलिटी, और रेशियो 2:1 था, मतलब न्यूमरेटर जो था वो ज़्यादा था। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ अगर हम देखते हैं तो न्यूमरेटर में 25% हमने बढ़ा दिया, 25% नहीं, न्यूमरेटर में 12.5% बढ़ा दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में हमने 25% बढ़ा दिया। इसलिए इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो डिक्रीज़ आएगा, 1.8:1, सो डिक्रीज़। और इसका रीज़न भी सेम है जो पॉइंट ई में था, बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ हैव इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट। पॉइंट जी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, जब करंट रेशियो 2:1 है, 2:1 में करंट रेशियो है और हमने स्टॉक खरीद कर लाया है, और वो भी नगद खरीद के लाया है, कैश में खरीद के लाया है। सो इस 2:1 को हम किसी भी अमाउंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट अस से दिस टाइम 48,000 डिवाइडेड बाय 24,000, ये भी जो है ये 2:1 में ही है। अब हमने स्टॉक इन ट्रेड खरीद के लाया है कैश में, सो स्टॉक खरीद के लाया, लेट अस से 10,000 का स्टॉक खरीद के लाया, सो 10,000 इंक्रीज हो गया स्टॉक का, लेकिन डिक्रीज भी हो गया कैश का, क्योंकि फॉर कैश खरीद के लाया था। तो एज ए रिजल्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो प्रपोर्शन है वो चेंज नहीं हुआ। सो आंसर इज नो इफेक्ट, नो चेंज। रीजन, कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट जो कि कैश है इनटू करंट एसेट जो कि गुड्स है, इसलिए देयर इज़ नो चेंज, क्योंकि एक करंट एसेट दूसरे करंट एसेट में कन्वर्ट हो गया, और जबकि करंट लाइबिलिटी में कोई भी असर नहीं हुआ। सो न्यूमरेटर में जो भी इफेक्ट हुआ वो नलीफाई हो गया और डिनोमिनेटर इज़ अनअफेक्टेड, सो नो चेंज। नाउ पॉइंट एच, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू ₹50,000 फॉर ₹45,000, मतलब फिक्स्ड एसेट्स जिसका बुक वैल्यू 50,000 था उसे 45,000 रुपीज़ में बेच दिए। तो हमें बताना है कि करंट रेशियो जो कि 2:1 है इस पर क्या असर होगा। सो पहले हम ले लेते हैं करंट रेशियो को 2:1 में। कोई भी अमाउंट आप 2:1 रेशियो में आप अज्यूम कर सकते हैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए। ये आपका वर्किंग नोट ही है। सो लेट अस से 90,000 डिवाइडेड बाई 45,000, ये भी जो है ये 2:1 में ही है करंट रेशियो। अब इसमें क्या हो रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स बिक गया, कितने में बिक गया 45,000 में, और वो फिक्स्ड एसेट्स 50,000 का था, तो 50,000 का फिक्स्ड एसेट डिक्रीज हो गया। बट फिक्स्ड एसेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट जो है वो करंट एसेट का हिस्सा नहीं है। एज ए रिजल्ट फिक्स्ड एसेट्स के बिक जाने का मतलब बुक वैल्यू का करंट एसेट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और करंट लाइबिलिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैश मिला बदले में 45,000, इसके कारण करंट एसेट्स बढ़ जाएगा क्योंकि इंक्रीज इन कैश या इंक्रीज इन बैंक है। सो न्यूमरेटर में 45,000 रुपीज़ इंक्रीज हो गया। वैसे भी न्यूमरेटर हैवी था, डबल था डिनोमिनेटर से, अब उसमें 45,000 मतलब कोई भी अमाउंट चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो बढ़ गया। अगर किसी भी रेशियो का न्यूमरेटर बढ़ जाता है इसका मतलब ये है कि वो रेशियो ही इंक्रीज हो गया है। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ आएगा 1,35,000 डिवाइडेड बाई 45,000। यहाँ एक जैसा दिख रहा है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस। एज ए रिज़ल्ट यहाँ रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा 3:1, मतलब इंक्रीज। रीज़न लिखेंगे अब, रीज़न इंक्रीज ओनली इन करंट एसेट एंड नॉट इन करंट लाइबिलिटी।
पॉइंट आई, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू ₹50,000 फॉर ₹60,000 और करंट रेशियो है 2:1। सो पॉइंट आई और पॉइंट एच में कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ भी फिक्स्ड एसेट्स बिक रहा था कैश के लिए और यहाँ भी फिक्स्ड एसेट्स को हमने बेच दिया। बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ लॉस में था, लॉस में बिक गया था फिक्स्ड एसेट, और यहाँ प्रॉफिट में बिक रहा है, गेन है। बट इसका करंट रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये जो अमाउंट हमने रिसीव किया है, बस इससे करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एच में हुआ था। सो आप चाहे कोई भी रेशियो ले लीजिए, मतलब कोई भी अमाउंट ले लीजिए 2:1 बनाने के लिए। आप इसे 70,000 और 35,000 भी ले सकते हैं, और इसमें ये हमको कैश रिसीव हो गया है 60,000 का। सो 60,000 रुपीज़ से कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन करंट लाइबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स बिक गया है। इससे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती है। और फिक्स्ड एसेट जो डिक्रीज़ हुआ है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स जो है वो नॉन करंट एसेट होता है, और एज ए रिज़ल्ट आ गया न्यूमरेटर बहुत इंक्रीज़ हो गया, 1,30,000 हो गया डिवाइडेड बाई 35,000। सो इफ़ यू कैंसिल इट यू गेट 3.71:1। ये पहले 2:1 था, अभी 3.7:1, सो ये इंक्रीज हो गया। रीज़न है इंक्रीज ओनली इन करंट एसेट, जो कि कैश या बैंक है, नॉट इन करंट लाइबिलिटीज। Now, question number 16. State giving reason which of the following transactions would improve, reduce, or not change the current ratio if current ratio of a company is first 1:1 or second 0.8:1। अब यहाँ पर बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं और करंट रेशियो फर्स्ट केस में 1:1 है और सेकेंड केस में 0.8:1 है, और हमें बताना है कि इन सारे ट्रांजैक्शंस के कारण ये रेशियोज इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है, जैसे बट क्वेश्चन नंबर 15 में रेशियो दिया हुआ था 2:1। आप यहाँ देखिए 2:1, इसमें न्यूमरेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था। लेकिन इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर है, लेकिन सेकेंड केस में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसका रिवर्स यहाँ पर होगा, और यहाँ पर तो ज़्यादातर नो चेंज आने की संभावना ही ज़्यादा है। ये चेंज तब होगा अगर कोई अमाउंट न्यूमरेटर में बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर में नहीं, या डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है या और न्यूमरेटर में नहीं, तभी चेंज होगा। अदरवाइज बहुत पॉसिबिलिटी है इन ट्रांजैक्शंस की यहाँ पर नो चेंज आएगा। चेंज आपको 0.8:1 में ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 16, पॉइंट ए, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। जब करंट रेशियो इज़ 1:1 और सेकेंड है व्हेन करंट रेशियो इज इक्वल टू 0.8:1। दोनों ही केस में हमें बताना है कि कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स पर क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम करंट रेशियो को सेम अमाउंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ईजी अमाउंट ले लेते हैं, 1 लाख बाई 1 लाख। और अगर ट्रेड पेबल्स मान लीजिए 20,000 है, लेट अस अज्यूम ट्रेड पेबल्स 20,000 है, सो 20,000 कैश मतलब करंट एसेट से डिक्रीज होगा, और 20,000 ट्रेड पेबल्स मतलब करंट लाइबिलिटी से भी डिक्रीज होगा। सो एज ए रिजल्ट आ गया 80,000 बाई 80,000। सो इफेक्ट क्या आया? नो चेंज। और रीजन क्या है? सेम अमाउंट डिक्रीज इन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर रेशियो 0.8:1 है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ऐसे केस में अगर हम रेशियो चुनते हैं 80,000
डिवाइडेड बाई 1 लाख, और इसमें से 20,000 लेस कर देते हैं ट्रेड पेबल्स का, क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है इसलिए करंट एसेट 20,000 से डिक्रीज़ हो गया और करंट लाइबिलिटी भी 20,000 से डिक्रीज़ हो गया। तो ये रेशियो रिड्यूस होकर के 60,000 डिवाइडेड बाई 80,000 हो गया। अब अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो रेशियो आता है 0.75:1, मतलब ये रेशियो जो पहले 0.8:1 था अब हो गया 0.7:1, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। और इसका रीज़न है सेम अमाउंट डिक्रीज इन बोथ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। रीज़न दोनों का सेम है, बट यहाँ पर नो चेंज आ रहा है और यहाँ पर डिक्रीज आ रहा है, क्योंकि रीज़न यहाँ पर है, यहाँ न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, और जबकि यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। और क्वेश्चन नंबर 15 में न्यूमरेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था। तो अगर रेशियो ऐसा है तो एक ही ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन इसका इफेक्ट जो है रेशियो में अलग अलग आएगा। सो पॉइंट बी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट का मतलब है कि करंट एसेट स्टॉक से बढ़ गया, उतना ही अमाउंट करंट लाइबिलिटीज़ में भी क्रेडिटर के लिए बढ़ गया। मतलब न्यूमरेटर में जो अमाउंट इंक्रीज़ हुआ वही अमाउंट डिनोमिनेटर में भी इंक्रीज़ हुआ। फर्स्ट केस में करंट रेशो 1:1 है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अमाउंट सेम है। सो लेट अस से 50,000 है, 50,000 बाई 50,000, क्योंकि ऊपर नीचे का अमाउंट सेम है। इसमें हमने स्टॉक इन ट्रेड परचेस किया, लेट अस से 10,000 का स्टॉक इन ट्रेड परचेस किया, तो न्यूमरेटर भी 10,000 से इंक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो गया। एज ए रिजल्ट नो चेंज, नो चेंज। रीजन सेम अमाउंट increased in both current asset and current liabilities। लेकिन ट्रांजैक्शन यही है, और अगर रेशो 0.8:1 है तो ऐसे में हम देखेंगे सेम ले लेते हैं इसे भी। ये मतलब न्यूमरेटर को आपको 0.8 लेना है और डिनोमिनेटर को 1 लेना है। सो अगर ऊपर 40,000 लेते हैं तो नीचे हमें 50,000 लेना होगा, या ऊपर आप 80,000 ले लीजिए, नीचे 1 लाख ले लीजिए तो भी सही है। मैंने हाफ कर दिया है उसको तो भी आपको वही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें हमें स्टॉक इंक्रीज़ करना है। स्टॉक आप कोई भी अमाउंट स्टॉक बढ़ा सकते हैं, 2,000, 5,000, 7,000, 10,000। फॉर इजी कैलकुलेशन इसको मैं 10,000 से ही बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमने स्टॉक खरीदा है इसलिए करंट एसेट बढ़ जाएगा, और क्योंकि क्रेडिट में ख़रीदा है इसलिए करंट लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट न्यूमरेटर हो गया 50,000 और डिनोमिनेटर हो गया 60,000। सो ये जो रेशियो है इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.83:1। पहले वो 0.8 था, अभी 83 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया या इम्प्रूव हो गया। और रीज़न क्या है? सेम अमाउंट increased in both current asset and current liabilities. Point C, purchase of stock in trade for cash. Point B था purchase of stock in trade for credit, अभी है purchase of stock in trade for cash। मतलब स्टॉक आएगा और कैश या बैंक कम हो जाएगा, चला जाएगा। सो एज अ रिजल्ट, क्योंकि यहाँ करंट रेशो 1:1 है, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अमाउंट सेम होना चाहिए। तो करंट रेशो को अगर हम लिखते हैं, लेट अस से 20,000:20,000 लिखते हैं, और इसमें मान लीजिए 5,000 का स्टॉक हम खरीद कर लाए तो स्टॉक बढ़ गया, लेकिन कैश जो है वो कम भी हो गया, तो ये नलीफाई हो गया। सो एज ए रिजल्ट नो चेंज। रीज़न सेम अमाउंट increased
एंड डिक्रीज्ड इन करंट एसेट। उसी तरीके से अगर करंट रेशियो 0.8:1 है, 0.8:1 है, तो इसमें भी सेम ट्रीटमेंट, मतलब सेम तरीके से समझेंगे। यहाँ 80,000 ले लेते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिवाइडेड बाय 1 लाख। और इसमें अगर 5,000 का स्टॉक इंक्रीज हो गया और पेमेंट हो गया 5,000 का, मतलब करंट एसेट एक बार इंक्रीज हुआ और दूसरी बार डिक्रीज हुआ, तो भी आप देखेंगे कि रिजल्ट इज नो चेंज, मतलब नो चेंज। पहले भी 0.8:1 था, अभी भी आएगा 0.8:1। रीज़न जो है यहाँ पर भी सेम है, सेम रीज़न है। पॉइंट डी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेएबल। अब पेमेंट मतलब हम पे कर चुके, डिविडेंड पेएबल एक करंट लायबिलिटी है, मतलब आउटस्टैंडिंग डिविडेंड को कंपनी ने पे कर दिया। एज ए रिजल्ट करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा, लेकिन क्योंकि पेमेंट हो गया है इसलिए करंट एसेट में से कैश और बैंक, मतलब बैंक भी रिड्यूस होगा। मतलब सेम अमाउंट न्यूमरेटर में और सेम वही अमाउंट डिनोमिनेटर में रिड्यूस होगा। सो सेम एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए ये 25,000 है न्यूमरेटर में और सेम अमाउंट 25,000 डिनोमिनेटर में है, और इसमें से 5,000 रुपीज़ न्यूमरेटर में बैंक से पेमेंट हो गया और 5,000 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग डिविडेंड पे हो गया। मतलब क्या हुआ कि 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000, सेम, नो चेंज। इफेक्ट है नो चेंज, 1:1 आया। और रीज़न क्या है? रीज़न है सेम अमाउंट डिक्रीज्ड इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। अगर यही ट्रीटमेंट एक ऐसे करंट रेशियो में है जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अगर हम इसे अरेंज करें इजी कैलकुलेशन के लिए, मैं फिर से वही अमाउंट ले रहा हूँ 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। इसमें अगर हम 5,000 ही लेस कर देते हैं, लेट अस से आउटस्टैंडिंग डिविडेंड या डिविडेंड पेबल 5,000 का था, ये मानते हुए करंट लायबिलिटी से, क्योंकि वो पेमेंट हो गया इसलिए करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा, और पेमेंट कैश में हुआ इसलिए करंट एसेट भी कम हो जाएगा। तो ये आ गया 75,000 डिवाइडेड बाय 95,000। सो यहाँ आ जाएगा 0.78:1, मतलब डिक्रीज हो गया। सो इसका मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर लेस है और डिनोमिनेटर मोर है, और ऐसे में अगर सेम अमाउंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिक्रीज़ होता है तो रेशियो भी डिक्रीज़ हो जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ जो लिखा है वही है, रीज़न इज़ द सेम। सेम रीज़न के लिए दो अलग अलग इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि इनका करंट रेशियो इक्वल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और यहाँ करंट रेशियो न्यूमरेटर इज़ लेसर देन द डिनोमिनेटर, देयरफॉर द इफेक्ट इज डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड, मतलब करंट लायबिलिटी को कैश में पेमेंट हो गया। एज ए रिजल्ट सेम अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ तो नो चेंज ही आएगा, जैसा कि आप समझ चुके हैं। सेम अमाउंट ले लेते हैं, ऊपर भी 1 लाख और नीचे भी 1 लाख। मान लीजिए इसमें से सेम अमाउंट, लेट अस से 50,000 बिल्स पेएबल है, तो यहाँ क्या आ गया? नो चेंज आ गया। बचेगा क्या? 50,000 बाय 50,000, 1:1 आएगा, जो कि सेम है 1:1। और रीज़न क्या है? सेम अमाउंट डिक्रीज्ड फ्रॉम करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़। लेकिन अगर इसको ऐसे करंट रेशो में देखें जिसमें न्यूमरेटर छोटा है, मतलब 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ऐसा देखते हैं, और वो ट्रेड पेएबल 50,000 का है, तो न्यूमरेटर से भी 50,000 लेस हो जाएगा और डिनोमिनेटर से भी। सो आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये तो और भी कम हो गया। अब देखिए 3 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 0.6:1, तो ये डिक्रीज़ हो गया।
क्योंकि पहले 0.8 था, अभी 0.6 हो गया है। रीज़न इज सेम एज हियर। सो पॉइंट एफ नाउ, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, मतलब बिल्स रिसीवेबल को जो डेटर से मिला था बिल्स रिसीवेबल, उसे क्रेडिटर्स को दे दिया गया है, एंडोर्स कर दिया गया है। मतलब क्रेडिटर अब कम हो जाएगा और बिल रिसीवेबल भी कम हो जाएगा। मतलब करंट एसेट जितने से कम होगा उतने से ही करंट लायबिलिटी भी कम होगा। सो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। इसको इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 1:1 को 1 लाख इस टू 1 लाख ले सकते हैं। आप 10 लाख इस टू 10 लाख ले लीजिए, 20,000 इस टू 20,000 ले लीजिए। लेकिन समझने के लिए बात यह है कि आपको सेम अमाउंट न्यूमरेटर से और वही अमाउंट डिनोमिनेटर से रिड्यूस करना है। सो एज ए रिज़ल्ट आप देख रहे हैं नो चेंज, 90,000 इस टू 90,000। रिड्यूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिल रिसीवेबल अब क्रेडिटर के पास चला गया है, तो बिल रिसीवेबल की लिस्ट में से वो बिल रिसीवेबल अब रिड्यूस हो जाएगा। सो नो चेंज, 1:1 आ गया। रीज़न, same amount reduced from current asset and current liabilities। अब करंट रेशियो 0.8:1 है। अगर हम इसे 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख लेते हैं और इसमें से वही 10,000 लेस करते हैं, 10,000 लेस करते हैं, तो ये हो गया 70,000 डिवाइडेड बाय 90,000। सो रेशियो आ जाएगा 0.77:1, मतलब रिड्यूस, पहले 0.8 था, अभी 0.77 हो गया। अब रीज़न जो है वो सेम है, जो यहाँ है वही रीज़न यहाँ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। अभी तो यहाँ हमने क्या किया था, बिल रिसीवेबल को क्रेडिटर को एंडोर्स किया था। अब यही बिल रिसीवेबल जो है वो डिसऑनर हो गया, तो पहले रिड्यूस हुआ था, अब यही इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ हो जाएगा तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा जैसा पहले था। तो लेट अस सी, जब करंट रेशियो 1:1 है और हमारा 90,000 था, लेट अस से 90,000 बाई 90,000 हो गया था। अब यही बिल डिसऑनर हो गया, मतलब वापस डेटर इंक्रीज़ हो गया और क्रेडिटर भी वापस इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि क्रेडिटर को भी पेमेंट नहीं रिसीव हुआ। तो ये फिर से 1 लाख और 1 लाख हो गया, मतलब नो चेंज, 1:1 आ गया, नो चेंज। और रीज़न है सेम अमाउंट increased in current asset and current liabilities। अब देखते हैं, जब करंट रेशियो 0.8:1 है और हमारा 0.8:1 है और ये 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख था, क्योंकि हमको इसको 0.8:1 में रखना ज़रूरी है। अब इसमें वही बिल रिसीवेबल इंक्रीज़ हो गया, से 10,000 रुपीज़ डिसऑनर होकर के वापस डेटर बन गया और डिनोमिनेटर में क्रेडिटर्स वापस इंक्रीज़ हो गया। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ आ गया 90,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000। सो ये रेशो आ गया 0.81:1, मतलब इंक्रीज़ या इम्प्रूव लिख सकते हैं, इंक्रीज़ लिख सकते हैं, और रीज़न जो है वो सेम है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। अभी हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़, उसमें अभी तक पढ़े करंट रेशियो। अब उसी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में है सेकेंड रेशियो, जो है लिक्विड रेशियो। और लिक्विड रेशियो क्या है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, करंट एसेट्स है, इन्वेंट्रीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ट्रेड रिसीवेबल्स है और करंट लायबिलिटीज़ है।
लेकिन ये जो इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये करंट एसेट्स ही हैं और इसमें इंक्लूडेड हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ अलग से दिया हुआ है ₹70,000, यू कैन सी। सो इट इज़ वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, जस्ट अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। सो लेट अस सी। सो सॉल्यूशन 17, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और वहीं क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो क्विक एसेट्स वो एसेट्स हैं, वो करंट एसेट्स के वो पार्ट है जो क्विकली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत ही क्विकली। उसमें इन्वेंट्रीज़ और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। इन्वेंट्रीज़ इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि इन्वेंट्रीज़ का मतलब होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। इनको कैश में कन्वर्ट करना, मतलब सेल्स में कन्वर्ट करके फिर पैसा रिसीव करना, एक मतलब क्विकली नहीं हो सकता। और दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तो एडवांस एक्सपेंसेस पेड है, तो एज अ रिज़ल्ट इन रुपयों का वापस मिलना एक लगभग मुश्किल बात है। एज अ रिज़ल्ट ये दोनों जो कि करंट एसेट ही हैं, लेकिन हम इन करंट एसेट में से ये एलिमिनेट कर देंगे, तो जो बच जाएगा करंट एसेट उसे ही हम क्विक एसेट कहेंगे। नाउ लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम। करंट एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख का करंट एसेट है, लेकिन इसमें इन्वेंट्रीज इंक्लूडेड हैं। 50,000 का इन्वेंट्रीज है वो लेस कर देंगे, और साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 का है वो भी रिड्यूस कर देंगे, और डिनोमिनेटर में करंट लाइबिलिटीज़ लिखेंगे पूरा का पूरा 70,000। सो अब न्यूमरेटर हो गया यहाँ 60,000 लेस हो जाएगा, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 70,000। इसका मतलब है ये आ गया 2:1। ये भी एक प्योर रेशियो है। इसका आइडियल आंसर होना चाहिए 1:1, मतलब क्विक एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ डबल है, तो कंपनी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18। क्विक एसेट्स ₹1,50,000, इन्वेंट्रीज विच इज स्टॉक ₹40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹10,000, वर्किंग कैपिटल ₹1,20,000। कैलकुलेट करंट रेशियो। अब हमें यहाँ करंट रेशियो निकालना है, मतलब हमें पहले से ही पता है कि क्विक एसेट्स ये है, उसमें हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये दोनों को ऐड कर देंगे तो करंट एसेट आ जाएगा, और फिर वर्किंग कैपिटल से हम करंट लाइबिलिटी निकाल लेंगे, फिर करंट रेशियो। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 18, हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, और क्वेश्चन में करंट एसेट्स नहीं दिया है बल्कि क्विक एसेट दिया है, इन्वेंट्री दिया है और प्रीपेड दिया है। इन तीनों का एडिशन ही करंट एसेट कहलाता है। सो लेट अस कैलकुलेट करंट एसेट फर्स्ट। क्विक एसेट दिया है 1,50,000 का, और इन्वेंट्री जो कि स्टॉक है। सो करंट एसेट कैलकुलेट हो गया, क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया 2 लाख रुपीज़। अब वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, सो हमें पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है 1,20,000, करंट एसेट आ गया है 2 लाख, हमें करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। सो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, करंट लाइबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और 1,20,000 को राइट हैंड साइड लाएंगे। सो ये हो गया 2 लाख माइनस 1,20,000। सो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 80,000। नाउ करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट जो कि 2 लाख है डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 80,000, विच इज इक्वल टू 2.5:1 आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19। करंट एसेट्स ₹3 लाख, इन्वेंट्रीज ₹60,000, वर्किंग कैपिटल ₹2,52,000। कैलकुलेट क्विक रेशियो। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 19,
करंट एसेट्स रुपीज़ 3 लाख, इन्वेंट्रीज रुपीज़ 60,000, वर्किंग कैपिटल रुपीज़ 2,52,000। हमें कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसेट्स मतलब लिक्विड एसेट्स। अब इस रेशियो में क्विक एसेट्स कैसे कैलकुलेट होगा? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है तो उसे हम ज़ीरो मानेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस ज़ीरो है। अब यहाँ वर्किंग कैपिटल दिया है तो वर्किंग कैपिटल से हम करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। सो वर्किंग कैपिटल कितना है? 2,52,000 इज इक्वल टू करंट एसेट 3 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी, सिंस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 2,52,000, यह आ गया 48,000। सो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स आ गया हमारा। क्विक एसेट्स कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 3 लाख माइनस 60,000 माइनस नील, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं इसलिए आपका ध्यान यहाँ बताने के लिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ 48,000। यह आ गया 2,40,000 डिवाइडेड बाय 48,000। आंसर इज 5:1 क्विक रेशियो, जबकि इसका आइडल आंसर आना चाहिए 1:1। ये बहुत ज़्यादा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एंटरप्राइज का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है और इतना नहीं होना चाहिए, ये 1:1 में मेंटेन करना ही काफ़ी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर रुपीज़ 6 लाख। इट्स करंट रेशियो इज 3:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1:1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 20। करंट लाइबिलिटीज़ रुपीज़ 6 लाख दिया हुआ है, करंट रेशियो भी दिया हुआ है 3:1, लिक्विड रेशियो भी दिया है 1:1। हमें कैलकुलेट करना है इन्वेंट्रीज। सो यहाँ दी हुई जानकारी से हम करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स पहले कैलकुलेट करेंगे। पहले करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला है करंट रेशियो का। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट रेशियो है 3:1, सो 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट हमें कैलकुलेट करना है और करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 6 लाख। सो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगा। करंट एसेट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 लाख, दैट इज इक्वल टू 18 लाख। करंट एसेट आ गया। अब हमें क्विक एसेट कैलकुलेट करना है। सो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पर हमें लिक्विड रेशियो दिया हुआ है और करंट लाइबिलिटीज़ भी हमें यहाँ पता है। सो हम क्विक एसेट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस कैलकुलेट क्विक एसेट। लिक्विड रेशियो 1:1 है, इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 6 लाख है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्विक एसेट इज इक्वल टू रुपीज़ 6 लाख। हमें इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करना है। इन्वेंट्रीज क्या होते हैं? इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट किया है 18 लाख और क्विक एसेट कैलकुलेट किया है 6 लाख। सो ये दोनों का जो डिफरेंस है 12 लाख, ये इन्वेंट्रीज़ है। और इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसको हम ये मान रहे हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 है और ये हमारा आंसर है।
मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.